हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि अपना और अपनी फैमिली और अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। आइए आज हम पढ़ेंगे सेवन्थ क्लास का सेकंड चैप्टर, जो कि हमारी पृथ्वी के अंदर और बाहर के बारे में बताता है। आपको पता है कि हमारी पृथ्वी की जो है वो कई परतों से बनी हुई है। जैसे हमें प्याज देखने को मिलती है, प्याज की कई झिल्लियाँ होती हैं, कई परतें होती हैं। उसी तरह से हमारी पृथ्वी जो है वह कई परतों से बनी हुई है। और किन पदार्थों से बनी हुई है, उनके आंतरिक भाग में कौन से पदार्थ होते हैं, बाहरी भाग में कौन से पदार्थ होते हैं, आज हम वो सब देखेंगे। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था पर्यावरण के बारे में, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, आइए देखते हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग यानी पृथ्वी के अंदर के भाग के बारे में। हमें पहले से पता है कि पृथ्वी जो है वो प्याज की तरह है, जो कि एक परत के ऊपर एक परत से ढका हुआ है। पृथ्वी की सतह जो है सबसे ऊपरी परत जो वो होती है परपट्टी कहलाती है। पृथ्वी की ऊपरी परत जो है वो परपट्टी कहलाती है, और यही सबसे पतली परत होती है। और यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह से 5 किलोमीटर तक है। ये जो परत है वो महाद्वीपीय संहति से 35 किलोमीटर और समुद्र की सतह से 5 किलोमीटर तक है। और महाद्वीपीय संहति जो है वो मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बना होता है। और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में Cl कहते हैं, जिसका मतलब होता है सिलिका तथा एल्यूमिना। ओके, सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है ये सब, और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, सी में, यानी सिलिका और मैग्नीशियम। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत किस चीज़ से बनी हुई है, कौन से खनिज पदार्थों से बनी हुई है, और कितने दूर पर फैली हुई है। अब हम आते हैं कि परपट्टी के ठीक नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, मेंटल कहलाता है। यहाँ पर हम देखेंगे ये महाद्वीपीय परपट्टी है, ये महाद्वीप है, और इसके नीचे वाला हिस्सा हमें मेंटल देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से, ये हमारा परपट्टी है, नीचे वाला हिस्सा मेंटल है, उससे नीचे वाला कोड मेंटल है, उससे नीचे वाला बाह्य कोड है। ठीक है, और जो केंद्र है उसे आंतरिक कोड कहते हैं। यहाँ पर हमें सारे परतों के बारे में पता चला, और इनको किस तरह से परिभाषित करेंगे वो सब हम देखते हैं। परपट्टी के ठीक नीचे वाला हिस्सा मेंटल कहलाता है, और सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है वो परपट्टी कहलाता है। इतना आपको याद रखना है। और जो मेंटल वाला हिस्सा है उससे वो जो है 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है, नीचे की गहराई तक 2900 किलोमीटर। और ये कितने किलोमीटर फैला था, 3500 किलोमीटर, समुद्र की सतह से 5 किलोमीटर तक। ओके, और इसकी सबसे आंतरिक परत कोड कहलाती है, और इसके नीचे वाली परत जो है आंतरिक कोड, उसे हम कोड मेंटल कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट में परपट्टी आ जाता है, सेकंड में मेंटल आता है, थर्ड में कोड आता है, और इसके नीचे वाला हिस्सा बाह्य कोड आ जाता है, और उससे भी नीचे वाला आंतरिक कोड आ जाता है। ओके, और इसकी त्रिज्या लगभग कितनी होती है, 3500 किलोमीटर होती है। और यह जो निकेल और लोहे की बनी होते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, नीफे यानी निकेल और फेरस जैसे पदार्थों या खनिजों से बने होते हैं ये। और केंद्रीय कोड का तापमान जो होता है वो दाब काफ़ी उच्च होता है। केंद्रीय कोड का जो तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा होता है।
ठीक है, इतना तो हमें अच्छे से पता चल गया कि पृथ्वी जो है हमारी कौन कौन से भागों में बटी हुई है। 3 भागों में बटी हुई है, पहली परपटी, दूसरी मेंटल, तीसरी कोड मेंटल और नीचे वाला हिस्सा आंतरिक कोड या बाह्य कोड हम कह सकते हैं। हमने 3-4 परतों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एक कौन से खनिजों से बनी हुई हैं, ये भी हमने पढ़ा, लेकिन और अच्छे से पढ़ेंगे। और इसमें सेल होते हैं, वो किस तरह से होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से सेल होते हैं। सेल एवं खनिज पहले तो हमें सेल के बारे में पता होना चाहिए। पृथ्वी की जो परपटी है वो अनेक प्रकार के सेलों से बनी होती है और पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज जो होते हैं वो पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। हमारी पृथ्वी के ऊपर जितने भी खनिज पदार्थ हैं प्राकृतिक हैं उन पिंडों को हम सेल कहते हैं। जैसे कि रंग विभिन्न रंग के हो सकते हैं, विभिन्न आकार के हो सकते हैं, वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। ओके, मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं। पहला आग्नेय होता है जिसका इग्नियस साइंटिफिक नाम है, और अवसादी सेल होता है, सेडिमेंट्री सेल, और कायांतरिक मेट्रोमॉर्फिक जो कि तीसरा सेल कहलाता है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है। द्रवित जो होता है मैग्मा वो ठंडा होकर ठोस बन जाता है और इस प्रकार जो सेल है वो अग्न्य सेल कहलाता है। जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी में से हमें मैग्मा निकला हुआ होता है, जो लावा जो होता है नीचे जब वो अंदर रहता है तो वो लावा रहता है, बाहर जाता है तो मैग्मा बन जाता है। तो यहीं पर ये बताया कि द्रवित मैग्मा बाहर जाकर ठंडा हो जाता है, तो इस प्रकार से बने सेलों को अग्न्य सेल कहते हैं और इन्हें हम प्राथमिक सेल भी कहते हैं। अग्न्य सेल 2 प्रकार की होती है, पहली होती है अंतर्भेदी सेल और दूसरी बाह्य भेदी सेल। ठीक है, और हम देखते हैं कि जब ज्वालामुखी निकलने वाला होता है तो वहाँ से लावा और मैग्मा बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं जिससे आग की तरह एकदम लाल होता है। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा कहलाता है। हमने देखा ना कि जो लावा है वही मैग्मा है, मैग्मा है वही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में से निकलकर सतह पर आता है। जो पृथ्वी के अंदर जब ज्वालामुखी फटता है तो द्रवित लावा जो है पृथ्वी की सतह पर आता है और वही मैग्मा कहलाता है। तो इतनी तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, परपट्टी पर इस प्रकार के बने बहुत सारे सेल देखने को मिलते हैं जिसे हम बहिर्भेदी या अग्न्य सेल कहते हैं। अग्न्य सेल के 2 प्रकार थे, पहला अंतर्भेदी और बाह्यभेदी। तो इसमें से एक जो मैग्मा है वो तेजी से ठंडा होकर पृथ्वी पर जम जाता है, उसी को हम बाह्यभेदी अग्न्य सेल कहते हैं और इनकी संरचना बहुत महीन दानों की होती है जो कि हमें बेसाल्ट देखने को मिलती है और यह दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना हुआ है जो कि अफ्रीका में देखने को मिलता है, दक्कन पठार। ओके, ये था हमारा बाह्यभेदी अग्न्य सेल। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि अंतर्भेदी अग्न्य सेल क्या है। द्रवित मैग्मा जो है वो लाल द्रवित मैग्मा जो होता है वो कभी कभी भूपर्पट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, वो बाहर निकलने से पहले ही ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार से बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी अग्न्य सेल कहते हैं। वहाँ पर क्या था कि जब ज्वालामुखी फटता है तो मैग्मा जो है वो बाहर आ जाता है, लावा बाहर आकर वो ठंडा होता है और यहाँ पर होता है जो ज्वालामुखी के अंदर ही मैग्मा कभी कभी ठंडा होकर गहराई में ही ठंडा हो जाता है और इस प्रकार के सेलों को हम अंतर्भेदी अग्न्य सेल भी कहते हैं। और धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये
बड़े दानों का रूप ले लेते हैं और ग्रेनाइट ऐसे ही सेलों का एक उदाहरण है। इसे लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है और अपघर्षण पत्थरों का उपयोग भी होता है। ये सब ग्रेनाइट से बने होते हैं और ये लुढ़क कर, टकरा कर तथा एक दूसरे से टक्कर खाकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। अब कोई पूछे आपसे कि अवसाद क्या होता है, तो हम कहेंगे कि सेल जो होते हैं वो लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और इन्हीं छोटे कणों को हम अवसाद कहते हैं। और ये अवसाद जो है वो हवा, जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है और जम जाते हैं। तो ये अदृढ़ अवसाद दबकर एक कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। हम देखते हैं कहीं कहीं पर इतनी सारी मिट्टी जमा होती है, उड़ के आ जाती है या फिर जल के द्वारा बह के आ जाती है, वो उस मिट्टी को हम क्या कहेंगे, अदृढ़ अवसाद। और ये जो होते हैं वो कठोर होकर एक सेल की परत बना देते हैं और इस प्रकार के सेलों को अवसादी सेल कहते हैं, जो कि हवा के द्वारा या जल के द्वारा आते हैं। और उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि बलुआ पत्थर रेत के दानों से बना होता है और इन सेलों में पौधों और जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं, ये जो जीवाश्म भी हो सकते हैं। अब ये जीवाश्म क्या होता है? जीवाश्म वह होता है जो सेलों की परतों में दबे हुए होते हैं। मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष को हम जीवाश्म कहते हैं। ओके, आई होप इतना समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। अग्नाय जो होता है वो अग्नाय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरिक सेलों में परिवर्तित हो जाता है। अग्नाय सेल जो होता है और अवसादी सेल जो होते हैं उच्च दाब के कारण कायांतरिक सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। उस पर जितना दाब पड़ता है उतना ही वह नीचे चला जाता है, फिर वह कायांतरिक सेलों में परिवर्तित हो जाता है। कायांतरिक मतलब स्थिर रहना, ठीक है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि चिकनी मिट्टी, स्लेट और चूना पत्थर, संगमरमर का पत्थर, ये सब चीज़ें क्या है, कायांतरिक सेलों से बने हुए होते हैं। हम यहाँ पर बहुत अच्छे से देख पाते हैं कि यह ऐसा हमें कायांतरिक सेल में परिवर्तन अवसादी सेल दिखाई पड़ते हैं। आई होप इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। वह कैसे होते हैं कि कठोर सेलों का उपयोग जैसे हम सड़क बनाने के लिए, इमारतें बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए और बहुत पुल बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए हम इन सेलों का उपयोग करते हैं। और हम बचपन में देखते हैं कि पत्थरों से हम कई खेल खेलते थे। ओके, जैसे मारम पिट्टी, जिससे हम पत्थरों को गिराया जाता है, 7 पत्थर रखे हुए होते हैं और इमारतें इन्हीं सेलों से बनी होती हैं। जैसे लाल किला, और लाल किला जो है वो बलुआ पत्थर से बना हुआ है और ताजमहल जो है वो संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। ओके, आई होप इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हम तो ये जानते हैं कि हमें आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। हमें तो ये अच्छे से पता भी नहीं है कि किस तरह से जो मिट्टी है वो मतलब मिट्टी के कण हैं वो सेल चक्र में परिवर्तित हो जाते हैं, एक दूसरे से दूसरी प्रक्रिया में चला जाता है।
जिस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि मैग्मा निकलता है, ठीक है। अब फिर अग्नेय सेल, फिर अवसाद बनता है, फिर अवसादी सेल बनता है, फिर कायांतरित सेल बनता है, फिर मैग्मा बनता है। ये सारा क्या होता है, सेल चक्र होता है। इसको हम क्या कहते हैं, सेल चक्र। ओके, एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम सेल चक्र कहते हैं। और द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नेय सेल बन जाता है। ये अग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसाद सेल का निर्माण करते हैं। और यही छोटे छोटे जो अग्नेय सेल होते हैं वही टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब चला जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। और ताप एवं दाब के कारण ये अग्नेय सेल अवसादी सेल से कायांतरित सेल में बदल जाता है, अग्नेय सेल से कायांतरित सेल में बदल जाता है। किसके कारण, उच्च दाब के कारण, ज़्यादा दबाव पड़ने के कारण और अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरिक सेल जो है वो पिघल कर द्रवित यानी मैग्मा बन जाता है, द्रवित मैग्मा में बदल जाता है। और यही द्रवित मैग्मा जो है वो ठंडा होकर फिर से अग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। और इसी सब को क्या कहते हैं हम, सेल चक्र। ओके, अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसको अच्छे से डिटेल में बता सकते हैं। आई होप आपके माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। जो सेल होते हैं वो बहुत से अलग अलग खनिजों से बने होते हैं। खनिज जो है वो प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म होता है और निश्चित रासायनिक मिश्रण भी होता है। और यही जो है खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ का उपयोग हम ईंधन के लिए करते हैं और कुछ का, जैसे कि हम ईंधन में देखेंगे कि कोयला, पेट्रोलियम, गैस, इन सब चीज़ों में हम उपयोग कर लेते हैं। और इनका उपयोग उद्योगों, औषधियों और उर्वरकों बनाने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें प्राकृतिक खनिजों से प्राप्त होती हैं। ये था हमारा पूरा चैप्टर। आई होप इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि हम आपके मन को अच्छे से जान सकें कि आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है। ओके, और ये था हमारा छोटा सा जानकारी कि विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ पर स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में। और इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। और तेल की खोज में इंजीनियरों ने 6 किलोमीटर गहराई तक खोद दिया था। और पृथ्वी का केंद्र तक पहुंचने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी, और जो कि असंभव है। और इसको पहुंचने के लिए, केंद्र पर पहुंचने के लिए 6000 किलोमीटर तक खोदना होगा, तब जाकर हम वहाँ पर पहुँच पाएंगे। आई होप इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ये हैं आपके क्वेश्चन, इनको आप कीजिए। सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसी चैप्टर में, जो कि हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। ओके, ये चीज़ें जो हैं हम अपने खनिजों से बना पाते हैं। ये था हमारा चैप्टर। वीडियो अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगले चैप्टर की नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो।